Hi friend, welcome to the company law technical video series. Today we are discussing how to calculate net profit for the purpose of CSR and managerial remuneration. Dear friend, this is the technical video. In this video, we are not discussing a step-by-step procedure for completing any compliances or assignment. We are here discussing calculation methodology and technicalities involved for the calculation of the net profit. What is the logic and legal provision for the calculation of the net profit? Let's start. Section 198 of the Companies Act prescribed a specific method for calculation of the net profit of a company in a financial year. This net profit is used for two purposes. First, for the determining managerial remuneration under Section 197 and Schedule 5, जहां पे आप मैनेजरियल रिमुनरेशन 2%, 3% और 10% जो कैलकुलेट करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितना मैनेजरियल रिमुनरेशन दिया जा सकता है, उसके लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं. एंड दूसरा, मिनिमम CSR अमाउंट स्पेंट बाय द कंपनी इन ए फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 135. CSR के अंदर आप कुछ कंपनियों की जिसके टर्नओवर या नेट प्रॉफिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट में फॉल करते हैं तो उनको मिनिमम CSR स्पेंडिंग करना होता है. तो उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, क्योंकि जो मिनिमम जो स्पेंडिंग अमाउंट का जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो नेट प्रॉफिट पे दिया हुआ है. तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक और मेथडोलॉजी है. तो सेक्शन 198 जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 198 का सबसेक्शन 1 है, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि क्या इस नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने के लिए क्या कौन से अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कौन से अमाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, किस तरह के एक्सपेंसेस अलाउड होंगे और किस तरह के एक्सपेंसेस, किस तरह के अमाउंट डिडक्टेड नहीं होंगे. तो यहां पर सेक्शन 198 सबसेक्शन 1 ये बतलाता है कि सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 में कुछ क्रेडिट है, उस क्रेडिट टू बी अलाउड, वो क्रेडिट अलाउड होता है तो क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर द वांटेज एंड सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, उसके लिए क्रेडिट देते हैं. उसके बाद 198 सबसेक्शन 3 जो है वो बताता है कि कौन से आइटम ऑफ द इनकम फॉर व्हिच नो क्रेडिट शैल बी गिवन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. अगर आपने क्रेडिट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको यहां से हटाना होगा आपको. जैसे कि लाइक नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ ए कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ द अंडरटेकिंग एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इस तरह के अमाउंट अगर आपके क्रेडिट है तो उसको आपको क्रेडिट नहीं देना होगा फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट. फर्दर सबसेक्शन 4 है, वो बताता है कौन सा यूजुअल एक्सपेंसेस है, आइटम ऑफ द एक्सपेंसेस जो डिडक्ट होंगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में. जैसे कि यूजुअल जो वर्किंग चार्जेस, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा. अभी हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे. उसके बाद हम लोग एक्सेल शीट में देखेंगे सेक्शन वाइज क्या क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ डिडक्टेबल है, क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होंगे, क्या क्रेडिट नहीं होंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे. और फर्दर 198 सबसेक्शन 5 जो बताता है कुछ स्पेसिफिक आइटम है जो डिडक्ट नहीं होंगे, जैसे लॉस ऑफ द कैपिटल नेचर ऑन द सेल ऑफ द अंडरटेकिंग, इनकम टैक्स, डिफर्ड टैक्स या वॉलंटरी पेमेंट ऑफ द कंपेंसेशन, ये अमाउंट डिडक्ट नहीं होंगे. सेक्शन 198 जो है सबसेक्शन 1 आपको मेथडोलॉजी बताता है कि कौन से अमाउंट क्रेडिट होंगे, और 98 सबसेक्शन 3 बताता है कि कौन से आइटम ऑफ द इनकम है क्रेडिट नहीं होंगे, और 198 सबसेक्शन 4 बताता है किस तरह के एक्सपेंडिचर डिडक्टेड होंगे, और 98 सबसेक्शन 5 बताता है सब स्पेसिफिक आइटम जो डिडक्ट नहीं होंगे. तो ये मेथडोलॉजी है सेक्शन 198 सबसेक्शन 1 में ये मेंशन है. कंपनीज एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके अनुसार नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन फॉर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन या नोशनल गेन ऑन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. Other amendment allowing an investment company to include profit on the sale of investment which is not allowed for other companies.
तो यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट विच इंक्लूड आइटम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए यहाँ पर क्रेडिट उसके अलाउ होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है उसके लिए आइटम इनकम नो क्रेडिट शैल बी गिवन। तो ये यहाँ पर 2017 में अमेंडमेंट आए थे। आइए अब देखते हैं, हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 198 में ऐसा कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी क्यों दिया गया है। अभी इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनफॉर्मली अप्लाई करना है आपको, और प्रॉफिट आप ड्रॉन करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं एज पर द जो लीगल प्रोविजन है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली। सेक्शन 198 पहले का जो कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें भी इस तरह के सेक्शन थे, वो सेक्शन 349 350 है, तो सेम सेक्शन यहाँ पर लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी जो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पे करती है ओनली आउट ऑफ द जेन्युइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ द आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्रॉफिट। अगर कोई मान लीजिए ड्यू टू सेल ऑफ द रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट, तो उससे आर्टिफिशियली प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, और अगर उसको उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन ज्यादा निकलेगा, जो कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो हम यहाँ पर जेन्युइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन का यही है कि हम प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करें, ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शनल या फिर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दे। प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करें बाय एक्सक्लूडिंग सर्टेन स्पेसिफिक आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। जैसे इन्वेस्टमेंट के सेल पर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो विच इज नॉट अलाउड टू बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। फर्दर एरियर ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स है which is also not required to be deducted from the net profit as depreciation is not an expenditure but only a notional charges। लेकिन जो नॉर्मल करेंट ईयर डेप्रिसिएशन है एज पर सेक्शन 123 वो आपको अलाउ होगा। तो यहाँ पर पर्पस यही है कि प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करें और जेन्युइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप कैलकुलेट करें, सो दैट आप आर्टिफिशियली प्रॉफिट को इन्फ्लेट ना करें और एक्स्ट्रा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन आप नहीं पे कर दें। उसी तरह मिनिमम स्पेंडिंग का जो क्राइटेरिया CSR में भी दिया गया है वो इसी सेक्शन 198 के 8 के अनुसार ही कैलकुलेशन के अनुसार दिया गया है। अब आइए कि हम लोग नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन को कि क्या इस सेक्शन के अंदर क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे एक नॉर्मली देखेंगे, उस पर हम लोग एक्सेल शीट में इसका वर्किंग देखेंगे पूरा। तो सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया गया क्या अमाउंट क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया है गया है आपको, अब इसको पॉज कर इसका प्रिंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्रेडिट जो दिया है, कोई भी बाउंड्री या सब्सिडी रिसीव्ड है फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट और ऑन देयर बिहाफ, तो उसको क्रेडिट वो अलाउ होगा, उसको क्रेडिट उसको जोड़ना है, आपको जोड़ के रखना है नेट प्रॉफिट में। उसके बाद क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन, अगर शेयर या डिवेंचर ऑफ द कंपनी का कोई प्रीमियम आया है किसी शेयर या डिवेंचर पे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उसका क्रेडिट यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, क्रेडिट नहीं देना है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, उसका भी क्रेडिट नहीं रखना है। और प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, तो उसका भी क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट को नॉर्मलाइज नहीं करेगा, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देगा। इस तरह के अगर प्रॉफिट अगर आप इस तरह के अगर रिसिप्ट को आप ऐड करते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो आपको प्रॉफिट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देगा वो। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट ओनली सोल्ड अबव कॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट other than company in business of buying and selling of the property, same will also apply to capital loss। तो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है कोई सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट पे, अदर देन वो कंपनी जो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। any change in the carrying amount of an asset or liability recognized in equity reserve or any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation of the asset which credit shall not be allowed for the calculation of the net profit। Further,
एक्सपेंसेस अलाउड, यहाँ नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस है वो सारा अलाउड होता है। कुछ खाली लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं, कंपेंसेशन और डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच और लीगल लायबिलिटी, तो वो एक्सपेंसेस भी अलाउ होंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 123 वो अलाउ होंगे। बैड डेप्ट है वो अलाउ होंगे, और राइट ऑफ ऑफ द एसेट, वो इस तरह के एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। अभी हम डिटेल में सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट देखेंगे। इसके अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द लास्ट ईयर एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 198 के अनुसार लास्ट ईयर का जो आपने कैलकुलेशन किया हो, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, also be reduced while computing current year profit as per section 198, or amount not allowed as expenses, provision for doubtful asset और income tax या deferred tax, इस तरह के एक्सपेंसेस है तो ये अलाउ नहीं होंगे। बैड डेप्ट अलाउ होंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट वो अलाउ नहीं होंगे। तो ये कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर द सीएसआर पर्पस, सेक्शन 135 में भी दिया हुआ कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो एज पर 198 कैलकुलेट होगा। तो यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 135 नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी कैलकुलेटेड in accordance with the provision of section 198। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं सीएसआर पर्पस के लिए जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, उसमें यहां पर आपने देखा प्रोविजन में लिखा है कि शैल नॉट इनटू सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यहां पर कोई सम प्रिस्क्राइब है आपका नेट प्रॉफिट में, आप देख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इंडियन कंपनी नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट शैल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा आपका? अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेज ऑफ द कंपनी, अगर ओवरसीज ब्रांच है तो वहां से अगर कोई प्रॉफिट होता है वेदर ऑपरेटेड एज ए सेपरेट कंपनी या अदरवाइज, तो यहां पर वो शैल नॉट इंक्लूड इन द नेट प्रॉफिट वाला। दूसरा, any dividend from other company in India which are covered under and complying the provision of section 135 of the Companies Act। देखिए इसका लॉजिक ये भी है कि इंडिया में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इंडिया में चूंकि सीएसआर स्पेंडिंग करना है आपको, तो यहाँ का प्रॉफिट अर्न तो यहाँ पे यूज होना चाहिए। अब बाहर का कोई प्रॉफिट अर्न किया है आपने, बाहर से अर्न किया है, तो उसको हम नेट प्रॉफिट में आपको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्दर आपका स्पेंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन आपके बढ़ जाएंगे। दूसरा, कोई डिविडेंड किसी इंडियन कंपनी से मिल रहा है, वो सीएसआर के अंडर कंप्लाई है, तो वहां पर चूंकि सीएसआर में कंप्लाई है वहां, तो सीएसआर एक्सपेंसेस के बाद जो आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हो आप, तो वहां से वो डिविडेंड अमाउंट आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ये है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी से। फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी यहां मतलब ये है कि फॉरेन कंपनी जिसका एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तो वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी एज पर सेक्शन 198। जो सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी। यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द फाइनेंशियल प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट, उसमें से रिड्यूस करेंगे एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच वेदर ऑपरेटेड एज ए सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, लेस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया कंप्लाइंग विद द सीएसआर प्रोविजन। उसके बाद आपका कैलकुलेट होके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर डिसाइडिंग द सीएसआर क्राइटेरिया। यहां पर नेट प्रॉफिट फॉर फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यहां पर हमने देखा लेफ्ट साइड में जो चार्ट है उसमें भी हमने ये देखा computation of the CSR spend under section 135 subsection 5 is the 2% of the average net profit as per section 198 before tax. Further,
About 2 deduction of the profit from overseas branch and dividend from other company in India complying CSR provisions should also be reduced for calculating CSR to be spent. तो ये एक जनरल आइडिया था जहां पर हमने देखा कैसे ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक्सेल सीट हम देखते हैं जिसमें हमने कैलकुलेशन का सारे आइटम वहां पर मेंशन किए हैं, जिससे सेक्शन की ज्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगी आपको उसको देखने से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक्सेल शीट चार्ट देख रहे होंगे जहां पर आपको कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बताया गया और रिमार्क्स में दिया गया है किस सेक्शन के अंदर वो क्या क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, क्या डिडक्टेड होगा, क्या डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप ले लीजिए यहाँ पे, या फिर आफ्टर टैक्सेस लेते हैं तो यहाँ पर इनकम से डिफर्ड टैक्स को आपको यहाँ से हटाना होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर आप लेते हैं, उसमें एडिशन करना है। एज पर सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 आपको क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर द बॉन्टीज और सब्सिडीज received from the government public authorities constituted or authorized in this behalf by any government except as central government direct or otherwise। जहां पर हम देखते हैं 198 सबसेक्शन 2 में क्रेडिट शैल बी अलाउड। यहाँ फर्दर एक क्रेडिट और अलाउ है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे प्रोविजो में वो कवर है। 198 सबसेक्शन 3D के प्रोविजो में कवर है वो। उसके बाद हमने देखा क्रेडिट शैल नोट बी गिवन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो रेड फॉन्ट में है उसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट बाय वे ऑफ द प्रीमियम ऑन द शेयर और डिवेंचर ऑफ कंपनी which are issued or sold by the company, profit on the sale of by the company of forfeited share, या फिर profit of the capital nature, or profit from the sale of any immovable property or fixed asset of the capital nature comprising in the undertaking or an undertaking of the company which is no credit shall be allowed. Further 198 subsection 3 का D क्लॉज डी का एक प्रोविजो है जहां पर लिखा है कि वेयर द अमाउंट फॉर विच एनी फिक्स एसेट इज सोल्ड एक्सीड द WDV क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर सो मच ऑफ द एक्सेस एज इज नॉट हायर देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स एसेट एंड द रिटन डाउन वैल्यू। यहाँ पर अगर कोई फिक्स एसेट आप सोल्ड करते हैं रिटन डाउन वैल्यू से एक्सीड में सेल करते हैं तो उसका क्रेडिट आपको यहाँ पर देना होगा। ये सेक्शन प्रोविजो में लिखा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नॉर्मली आगे चलते हैं सेक्शन 198 सबसेक्शन 3 क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन। तो यहाँ पर क्रेडिट नहीं देना है। एक यहाँ पर आपने देखा 4 आइटम ऊपर देखा, एक आइटम और है यहाँ पे, एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट on measurement of the asset or liability at fair value, that is also no credit shall be allowed। अब उसके बाद देख सकते हैं कि all normal expenses, routine expenses, उसके वो expenses आपको यहाँ पर डिडक्टेड होंगे, डिडक्शन अलाउ है उसका। जिसमें आप एक लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस उसका डिडक्शन अलाउ है, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, बोनस और कमीशन पेड और पेबल टू एनी मेंबर ऑफ द और द कंपनी स्टाफ, इस तरह के एनी टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बीइंग नेचर ऑफ ए टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, और एबनॉर्मल प्रॉफिट तो वो टैक्स यहाँ पर वो अलाउ होंगे। इनकम टैक्स और डिफर्ड टैक्स की बातें हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी ये अलाउ होंगे। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी एंड लोन्स एडवांस दैट इज आल्सो अलाउड। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस अलाउड। Expenses on repairs whether immovable or movable provided repairs are not of the capital nature, that is the allowed here। उसके बाद outgoing inclusive of the contribution made under section 181 that is also allowed, and depreciation to the extent as specified in section 123 जो depreciation calculate करेंगे normal area of the depreciation of the previous year that is not allowed।
excess of expenditure of an income which has arisen in computing the net profit in accordance with this section in any year which begins at or after the commencement of this act, in so far as the excess has not been deducted in any subsequent year preceding the year in respect of which the net profit has to be ascertained, that is allowed. उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, any compensation or damage to be paid by virtue of any legal liability including a liability arising from a breach of contract, that is allowed, and any sum by way of the insurance against the risk of meeting any liabilities such as referred in clause 20 here. This is also any sum paid by way of insurance against risk of the meeting liability, यहाँ पर जैसे 20 में मेंशन है उस तो वो अलाउ होंगे. या इसके बाद debt considered bad and written off or adjusted during the year of the account is the allowed expenses. Dear friend, further in computing net profit, following amounts shall not be deducted. जिसमें इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स वगैरह की बात है वो अलाउ आपका नहीं होगा. उसके बाद any compensation, damage or payment made voluntary, that you say otherwise than in virtue of liability as referred in 20 here. मतलब compensation or damage to be paid by virtue of any legal liability including liability arising from breach of contract, that is allowed, but any compensation, damage or payment made voluntary, that is not allowed. And loss of the capital nature including loss on the sale of the undertaking or any of the undertaking of the company है तो वो भी allowed नहीं होंगे. Some shall not be deducted, loss on the capital nature, and any change in the carrying amount of an asset or liability recognized in the equity reserve including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value, that is some shall not be deductible under section 198 subsection 5. तो यहाँ पर आपने देखा 192 के अनुसार क्या क्रेडिट होगा, 198 सबसेक्शन 3 के अनुसार क्या क्रेडिट अलाउड नहीं होगा. इसके प्रोविजन में आपने स्पेसिफिक देखा कि अमाउंट अगर कोई फिक्स एसेट सोल्ड करते हैं एक्सेस देन WDV तो वो उसका क्रेडिट आपको देना होगा यहाँ पे. उसके बाद सम डिडक्टेबल एक्सपेंसेस क्या है, नॉर्मल वर्किंग चार्जेस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, depreciation, bad debt, या फिर कोई compensation या damages arising on the part of the any legal liability या फिर breaching of the of contract, then that is also allowed, and bad debts written off, that is allowed, and income tax depreciation or deferred tax is not allowed. Loss of the capital nature is also not deductible. तो ये था आपका प्रॉपर टोटल कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी. अगर आपको इसके केस में कोई क्वेरी है या फिर एक्सरसाइज चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन केस ऑफ एनी कमेंट्स और डाउट तो मैं राइट योर कमेंट्स और डाउट इन द कमेंट्स बॉक्स properly, or otherwise message on the on my number given in the description box. Thank you so much for watching this video.